हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हिस्ट्री की पाठशाला। एंड आज की वीडियो थोड़ी सी अलग होने वाली है। लाइक अभी अभी अगर तुम्हें पता हो, इंटरनेट यूज़ करते होगे, वैसे बोर्ड एग्जाम्स अभी अभी खत्म हुए हैं और मेरा अगले कुछ महीनों तक, सालों तक ये फ्लेक्स रहेगा कि मैंने 10th के बोर्ड सर्वाइव किए हैं। तो इस वीडियो में मैं अपने एग्जाम का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, कुछ एक दो टिप्स दे दूंगी। बट बाकी चीज़ों के लिए आप क्यों रहना पड़ेगा वीडियो के साथ, क्योंकि बाकी सारी टिप्स, एग्जाम सेंट्रिक, एग्जाम फोकस्ड वीडियोज़ एंड सब्जेक्ट फोकस्ड वीडियोज़ अलग से आने वाली हैं। तो अगले 6 महीने तक का मेरे पास अच्छे से कंटेंट है। तो अभी शुरू करते हैं। वीडियो के अंदर बहुत सारे सेक्शंस होंगे। सबसे पहले कि लास्ट मंथ में रिवीजन कैसे करनी है, छुट्टियों में जो पेपर के बीच में छुट्टियां मिलती हैं उसमें रिवीजन कैसे करनी है, साथ में एग्जाम में क्या क्या लेकर जाना है, उसके साथ एग्जाम का एक्सपीरियंस कैसा था और पोस्ट एग्जाम क्या जो सिचुएशन होती है वो कैसी रहती है। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सबसे पहली बात, आपके स्कूल वाले आपको ये कहेंगे कि आप जंग लड़ने जा रहे हो, बट ऐसी कोई बात नहीं है। स्कूल वालों ने हमें ऐसा प्रिपेयर किया था, स्कूल वालों ने, इंटरनेट ने, सीनियर्स ने, बाय द वे आई हेट माय सीनियर्स, उन्होंने बहुत डराया था कि आपके एग्जाम्स में बहुत कुछ आएगा, बहुत टफ क्वेश्चन आएंगे। तो अनलेस कुछ बच्चे 2023 के बैच के थे, उनके क्वेश्चंस बहुत डिफिकल्ट आए थे, हमारे तो नहीं आए थे। हमारा बहुत इजी सा प्यारा सा पेपर गया था, बस एक दो क्वेश्चंस का थोड़ा प्रॉब्लम थी, वैसे हमारा पेपर इजी आया था। और अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी भी पढ़कर जाओगे तो आई थिंक आपको पेपर बहुत ज़्यादा इजी लगेगा, ठीक है। सबसे पहले शुरू करते हैं रिवीजन लास्ट मंथ में। पहले मेरी बात सुनो, अगर आप यूट्यूब पर ये सर्च करने वाले हो हाउ टू स्टडी इन लास्ट 15 डेज, हाउ टू स्टडी इन लास्ट 30 डेज, तो कुछ नहीं होने वाला। पूरा साल पढ़ना पड़ता है, पूरा साल एनसीईआरटी को पढ़ो, क्लास में लेक्चर सुनो, उसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। 4 AM क्लासेस, ऑनेस्टली आई थिंक 4 AM क्लासेस का जो कॉन्सेप्ट है वो रिमूव कर देना चाहिए। 4 AM क्लासेस होती हैं उन लोगों के लिए जो पूरे साल और छुट्टियों में भी नहीं पढ़ते और उनको बस एक एग्जाम से पहले ये होता है पास हो जाना है, ठीक है। 4 AM क्लासेस और किसी के लिए नहीं होती, वो सिर्फ उन लोगों के लिए होती है जो बिल्कुल नहीं पढ़ते पेपर के टाइम पे। मेरा व्यू पॉइंट ये है कि अगर आप 4 बजे सुबह उठ के अपनी नींद खराब कर रहे हो, उसके बाद फिर आप नॉन स्टॉप ऐसे सुबह सुबह फोन चला रहे हो, यूट्यूब में 4 AM क्लास देख रहे हो, उसके बाद एग्जाम में जा रहे हो, तो आई थिंक जो आपने पहले पढ़ा है ऑलरेडी वो भी उसमें ब्लैंक हो जाओगे। जैसे अगर मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल दूँ, तो हमारी क्लास की एक टॉपर है, टॉपर की बेस्ट फ्रेंड है। क्लास की जो टॉपर है उसने कोई भी 4 AM क्लास, कोई भी ऑनलाइन लेक्चर्स आज तक नहीं देखे। उसने आई थिंक एक या दो लेक्चर्स देखे होंगे, सिर्फ कुछ डिफिकल्ट चैप्टर्स के लिए। और उसने ना 4 AM क्लासेस ली थी स्टार्टिंग में, लेकिन जो टॉपर की बेस्ट फ्रेंड थी उसने 4 AM क्लासेस भी देखी थी और वो बहुत सारे ऑनलाइन लेक्चर्स भी अटेंड करती थी। लेकिन अब आप मेरे वर्डिंग से समझ रहे हो अगर, तो हमारी जो क्लास की टॉपर थी वो ऑब्वियसली उसको एग्जाम्स ज़्यादा इजी लगे और उसका जो एग्जाम का एक्सपीरियंस था वो उसकी बेस्ट फ्रेंड से ज़्यादा अच्छा गया। तो आई थिंक अगर आप सुबह सुबह अपनी नींद खराब करके 4 AM क्लासेस के झंझट में पढ़ रहे हो, तो आई डोंट थिंक इट्स रियली वर्थ इट। अगर आपको ट्यूशन जाने की जरूरत पड़ रही है, एक्चुअली जो आप टाइम ट्यूशन का होमवर्क करने में इन्वेस्ट करोगे, अगर आप उसको सेल्फ स्टडी में इन्वेस्ट कर लो, तो आई थिंक आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ सकते हैं, 95% अब आराम से आ सकते हैं, ठीक है। और लास्ट मंथ में क्या करना है, आपने पूरे साल पढ़ा, आपने नोट्स बनाए, टीचर्स की बात सुनी, मान लो नहीं भी सुनी, अब एक काम करो, लास्ट के मंथ में एनसीईआरटी एक बार री रीडिंग लो, ठीक है। टीचर ने समझाया, अगर आप उसके बाद एक बार एनसीईआरटी दोबारा पढ़ोगे तो आपको एक नए फ्रेश पर्सपेक्टिव से एनसीईआरटी समझ में आएगी, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ो, उसके बाद एक ब्लैंक पेपर लो और उसके ऊपर माइंड मैप्स बनाओ। माइंड मैप्स नहीं बनते तो एक काम करो, ऐसा एक, अगर आप गूगल पर सर्च करो 1 पेज नोट्स, तो उनके अंदर ऐसा होता है कि इतने से सेक्शन के अंदर एक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है और ऐसे करके पूरे एक पेज के ऊपर आप पूरा का पूरा चैप्टर खत्म कर सकते हो। और ऐसे ही मैथ्स और फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट्स में जहाँ पर न्यूमेरिकल्स होते हैं, वहाँ पर आप एक फॉर्मूला शीट बना सकते हो। और मैथ्स और फिजिक्स टाइप सब्जेक्ट्स में जहाँ पर न्यूमेरिकल्स होते हैं, वहाँ पर बस इस बात का ध्यान रखना कि सिर्फ न्यूमेरिकल्स नहीं आते एग्जाम में। लेकिन इस बार का जो हमारा एग्जाम था उसके अंदर फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स नहीं आए, जिस बात का हमें बहुत दुख है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स पढ़ के गए थे, बट न्यूमेरिकल्स नहीं आए ऐसा। तो बहुत ज़्यादा थ्योरी का पार्ट आया था उसके अंदर। एंड मैथ्स में भी बहुत सारे जो एमसीक्यूज होते हैं, एजर्शन रीजन होते हैं, वो मोस्टली आपके जो एनसीईआरटी की इंट्रोडक्शन होती है वहीं से आते हैं। तो एनसीईआरटी की इंट्रोडक्शन इग्नोर करके सीधा एक्सरसाइज पे मत आ जाना, उसको अच्छे से पढ़ लेना इंट्रोडक्शन को, ठीक है। और एक बात यह है कि अगर आप ज्यादा पढ़ोगे तो इससे ये गारंटी नहीं होती कि आपके ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे। मोर स्टडी डज नॉट इक्वल टू मोर मार्क्स। अगर आप एग्जाम में एनसीईआरटी पढ़ोगे और आपने एनसीईआरटी इतने अच्छे से कर रखी है, तो आई थिंक आपका पेपर बहुत अच्छे से जाएगा। आपको और कुछ रेफरेंस बुक्स और कुछ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। रेफरेंस बुक्स उस टाइम पर प्रेवलेंट होती थी जब गूगल और ये सब चीजें नहीं होती थी। जब एनसीईआरटी की एक लाइन आप नहीं समझ पाते, आप गूगल पर डाल दोगे तो आपके पास पूरा पूरा डिटेल आ जाएगी उस लाइन के बारे में। लेकिन रेफरेंस बुक्स उस टाइम पर क्यों होती थी कि अगर एनसीईआरटी की एक लाइन समझ में नहीं आई तो इन डेप्थ आप रेफरेंस बुक से पढ़ सकते हो। द ओनली थिंग यू नीड रेफरेंस बुक्स फॉर इज टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है। और मैं सारी की सारी जो रेफरेंस बुक्स हमने यूज की थी, हमारी क्लास ने, मैंने यूज की थी, वो सारी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वो एक बार देख सकते हो अगर आपको चाहिए हो तो। नेक्स्ट, अब बात करते हैं, मान लो एग्जाम्स आने वाले हैं, ठीक है। हमारा फर्स्ट एग्जाम 17 फरवरी को था, तो 16 फरवरी को हमने कैसे प्रिपरेशन की थी। सबसे पहले लाइक मैथ्स का एग्जाम था, तो हमने एक सैम्पल पेपर सॉल्व किया था 16 फरवरी को। ये एक मस्ट होता है कि अगर आप पेपर देने जा रहे हो तो एक बार तो एक सैम्पल पेपर तो आपको करके जाना ही चाहिए, ठीक है। हमारी बुक के अंदर जो हमने अरिहंत की बुक यूज़ की थी, उसके अंदर लास्ट में द फिनिशर था, उसको हमने एक बार किया था। हमने क्यों कह रही हूँ, मैंने किया था, बाकियों का मुझे नहीं पता, बट मोस्टली ने किया था उसको। उसके बाद फिर अपने आंसर्स चेक किए, टीचर्स को बहुत परेशान किया डाउट्स ले लेकर, सर लास्ट मिनट डाउट, लास्ट मिनट डाउट, तो उन लोगों ने भी हमारे डाउट्स क्लियर किए थे।
एंड उसके बाद फिर हमने सारी स्टेशनरी पैक की थी अपनी। एडमिट कार्ड जब आपको मिलेगा, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, वीडियोस अभी मत देखने लग जाना कि क्या स्टेशनरी चाहिए होती है। एडमिट कार्ड मिलेगा, उसके ऊपर सीधा सीधा लिखा होगा। मैं एक्चुअली अपने एडमिट कार्ड का स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगा दूंगी, फोटो एक्चुअली नॉट स्क्रीनशॉट, वहाँ पर फोटो लगा दूंगी, आप उसमें देख सकते हो। लास्ट में कुछ पॉइंट्स लिखे होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होती है एग्जाम के लिए कि क्या अलाउड है क्या अलाउड नहीं है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ब्लैक पेन अलाउड नहीं होता। एडमिट कार्ड पर नहीं लिखा था ब्लैक पेन के बारे में, और अगर नहीं लिखा तो मतलब अलाउड नहीं है। ब्लैक पेन आई थिंक सेकेंडरी एग्जामिनर के लिए होता है, तो इसलिए हमें ब्लैक पेन यूज़ नहीं करना है एग्जाम के टाइम पर। वैसे भी अगर आप ब्लैक ब्लू पेन यूज़ करोगे तो आई थिंक आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा। अब एग्जाम के टाइम पर, अब हमारा एक्सपीरियंस ऐसा था कि हमें लोगों ने कहा कि एक जंग होगी, आपको एक खाली मैदान में भेज देंगे रेगिस्तान के अंदर, वहां पर आपके दुश्मन भरे होंगे जिसके साथ आप बाय द वे पूरे साल पढ़ते आए हो, वो आपके दुश्मन होंगे क्योंकि वो आपको कभी भी चीटिंग के केस में फ्रेम कर सकते हैं। तो आप वहां पर जाओगे, आपको एक पेन थमा देंगे एक स्वॉर्ड की तरह, और उसके बाद फिर आपको वहां पर एग्जाम देना है। इन्विजिलेटर आपका दुश्मन होगा, इन्विजिलेटर आपको देखता रहेगा, ऐसी कोई बात सच नहीं होती। ठीक है, एग्जाम आता है, सबसे पहले क्या होता है, आप सेंटर के अंदर घुसते हो। एक मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बात बता रही हूँ, इन्विजिलेटर को ज़्यादा मक्खन लगाने की कोशिश मत करना। इन्विजिलेटर पूरा टाइम आप ही को देखता रहेगा, फिर उससे थोड़ा एक्साइटी होती है, परफॉर्मेंस प्रेशर। ठीक है, इन्विजिलेटर को बस एक गुड मॉर्निंग करके अपनी सीट पर आ जाओ, अपनी सीट चेक कर लेना अच्छे से, एडमिट कार्ड में रोल नंबर होगा, उससे सीट चेक कर लेना कि आपके रूम कहाँ है। अगर ना मिले तो किसी टीचर से पूछ लेना, इतना करेज बिल्डअप कर लेना कि किसी टीचर से पूछ लेना कि ये वाला रूम कहाँ है। ठीक है, उसके बाद उस रूम में जाकर अपने वहाँ पर सारा सामान निकाल लो ऑलरेडी। ये मत वेट करना कि जब बेल लगेगी 10:30 बजे एग्जाम शुरू करने की, मैं तभी उसको किट को खोल कर ऐसे सामान निकालूं, नहीं ऐसा नहीं करना। जाते ही मैंने सबसे पहले किया था कि अपना सारा का सारा सामान रखा, बॉटल नीचे रखी, उसके बाद फिर सारी की सारी जो स्टेशनरी के नाम पर मैंने एक ब्लू पेन और एक पेंसिल निकाली थी। स्केल की भी जरूरत नहीं होती, स्केल की जरूरत एक्चुअली इसलिए नहीं होती क्योंकि इस बार जो हमारी सीबीएसई की शीट्स मिली थी, पिछली बार को मुझे नहीं पता, मैंने पिछली बार नहीं दिए थे, तो सीबीएसई की शीट्स होती है उनमें दोनों साइड ऑलरेडी मार्जिन लाइन लगी होती है। ठीक है, तो आपको स्केल की किसी भी चीज़ में जरूरत नहीं होती, सेपरेशन लाइन लगाने की कोई मार्क्स नहीं देता। अगर आपको स्केल की जरूरत हो तो इतना तो आई थिंक हम सबके पास स्केल होगी कि आप ऐसे करके फ्री हैंड से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो आपको एक ब्लू पेन की जरूरत है और साथ में एक पेंसिल की जरूरत है। ठीक है, अब आप जाओगे, 10 o'clock के बाद किसी की एंट्री नहीं होती, ये बात एडमिट कार्ड पे भी लिखी होती है। 10 o'clock पे उसके बाद फिर एक बेल लगती है, उस टाइम पर एक बहुत ऐसी मोटी सी 40 पेज की शीट आपको दे दी जाती है। मैथ्स के सब्जेक्ट्स में 40 पेज की शीट्स होती है, बट अदरवाइज 32 पेजेस की शीट्स होती है। ठीक है, तो आपको शीट दे दी जाएगी और आपको उस शीट के ऊपर जो फर्स्ट पेज होगा वो 10 से लेकर 10:15 तक फिल करना होगा। हमारे टाइम पर ऐसा हुआ था, अगर कोई अनफॉर्चुनेट था जिसको रीडिंग टाइम में शीट मिली थी तो आई एम वेरी सॉरी फॉर देम, बट नॉर्मली शीट में जाती है 10 से 10:15 में, और आपको 15 मिनट दिए जाते हैं आराम से शीट फिल करने के। शीट फिल करने में आपके स्कूल वाले आपको डराएंगे कि शीट फिल करनी है, गलत नहीं होना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं होती। शीट आप अगर आप ध्यान से आंखें खोलकर उस शीट को पढ़ोगे कि वहाँ पर क्या लिखा है, सब्जेक्ट कोड, उसके बाद एडमिट कार्ड पर जाओगे, सब्जेक्ट कोड अगर आप टैली कर कर लिख सकते हो उसको अच्छी ठीक लेजिबल राइटिंग में, तो उसको शीट फिल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, जहाँ पर जो लास्ट वाला सेक्शन होता है सिग्नेचर्स वाला और स्पेस फॉर ऑफिस यूज, उसका आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ ऊपर तक फिल करना है। ऊपर तक फिल करने में आपको बहुत टाइम चला जाएगा। ठीक है, पहले एग्जाम में होगा कि आपको 15 मिनट पूरे डिवोट करने पड़ेंगे उस शीट को फिल करने में, क्योंकि आप पर्टिकुलर फर्स्ट टाइम देख रहे होते हो, बट उसके बाद फिर आपको धीरे धीरे आदत हो जाएगी हर एग्जाम के साथ। लास्ट एग्जाम तक हम सारे 4 मिनट में शीट फिल करके आराम से वेट कर रहे थे क्वेश्चन पेपर का। ठीक है, तो आपको वो शीट फिल करनी है अच्छे से, अपने जो साइन आपने अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे और हर जगह भी आप करते आए हो साइन, वो वाले सिग्नेचर आपको वहां पर करने हैं लास्ट में। ठीक है, और उसके बाद फिर 10:15 तक मान लो 10:15 पर बेल बजी, उसके बाद आपको वो एक क्वेश्चन पेपर देंगे। क्वेश्चन पेपर को वो पहले उसमें से सील में से निकालेंगे, फिर 2 स्टूडेंट्स के सिग्नेचर लेने होते हैं आई थिंक अंडर विटनेस प्रोटेक्शन। तो उसके बाद वो क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूशन होगा 10:30 तक, 10:30 तक आपको रीडिंग टाइम मिलेगा। रीडिंग टाइम में अक्सर लोग ऐसे करते हैं कि पेज पलटा, सेक्शन है एमसीक्यूज। एमसीक्यूज सबसे पहले नहीं पढ़ने होते क्योंकि एमसीक्यूज मैथ्स टाइप एग्जाम्स में 20 एमसीक्यूज होते हैं, और आप 15 मिनट में अगर सारा टाइम 20 एमसीक्यूज सॉल्व करने में लगा दोगे तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे आगे। ठीक है, तो एमसीक्यूज को छोड़ दो, सबसे पहले आओ सेक्शन डी पे, जहां पर होते हैं चॉइस। सारे पहले चॉइसेस आइडेंटिफाई कर लो कि आपको कौन सी चॉइस में से क्या क्या करना है। ठीक है, उस चॉइस में से फिर आप एक बात बता दूं, वहां पर मार्क करना कुछ अलाउड नहीं होता, तो मेरी ट्रिक कहती थी ऐसे थोड़ा सा ऐसे से कर देते थे, तो प्रिंटर की इंक समझ हो जाती थी थोड़ी सी, वहां पर दिख जाता था कि हाँ यहाँ पर आपने थोड़ा मार्क लगा सकता है। इन्विजिलेटर दूर से देखे तो उसको नहीं दिखेगा कि क्या है, लेकिन आपको दिख जाएगा क्योंकि आप शीट के बहुत ज्यादा पास होते हो। नहीं तो फिर सिंपली एक पेन लेकर फिर ऐसे एक डॉट लगा लेना। ठीक है, अगर इन्विजिलेटर के सामने किया तो कुछ हो सकता है, लेकिन इन्विजिलेटर के ऐसे उधर मुंह करने पे ऐसे डॉट लगा लेना। ठीक है, बिल्कुल वो सीक्रेटली एक्ट करना है इस बात पे। फिर सेक्शन सी पर आना, उसमें चॉइसेस देख लेना कौन सी करनी है। सेक्शन बी पर आना, उसमें चॉइसेस देख लेना। उसके बाद केस स्टडी को अभी पढ़ना ही है। केस स्टडी से, क्योंकि मुझे सच बताऊं तो टेंशन होती थी कि केस स्टडी है ऐसे ऐसे, तो पूरा टाइम ना मेरे दिमाग में एग्जाम के टाइम पे केस स्टडी घूमती रहती थी अगर मैं पढ़ लेती थी तो मैंने ये सोचा था कि मैं केस स्टडी जब करनी होगी तभी पढ़ूंगी, मैंने पढ़नी नहीं है अभी। तो उसके बाद फिर सेक्शन ए के जितने आप एमसीक्यू श्योर हो कि इतने इतने मुझे आते हैं, उनको मेंटली सॉल्व कर लो। मान लो अब 10:30 हो गए, बेल बज चुकी है। जो आपकी आंसर शीट होती है उसके ऊपर एक सील होती है जिसके ऊपर सीबीएसई लिखा होता है विद ईयर, जिसमें आप एग्जाम दे रहे हो। आपको वहां पर वो नहीं करना कि आपको ऐसे बाहुबली बन के ऐसे करके सील फाड़नी है, नहीं, एक शांति से स्केल लो, स्केल नहीं तो पेन लो, और सील को ऐसे ऐसे धीरे धीरे फाड़ना। प्लीज ऐसे करके फाड़ने की कोशिश मत करना, शीट फट जाएगी। ऐसा हमारी क्लास में हुआ था एक बार, तो प्लीज ऐसा मत करने की कोशिश करना। ठीक है, उसके बाद फिर आप शुरू करोगे। अच्छा,
एक ट्रिक होती है कि जब आप शुरू कर रहे हो तो आपको सबसे लंबे वाले क्वेश्चन से शुरू करना होता है, लाइक 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, उसके बाद फिर 3 मार्क्स पे आ जाओ, फिर 2 मार्क्स पे आ जाओ, ऐसे करा करो। अगर आप सीधा एमसीक्यू से शुरू करोगे, अगर मान लो ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट है उसके अंदर 3-4 एमसीक्यूज होंगे, वो आप सॉल्व कर सकते हो एक बार में। लेकिन अगर कोई सब्जेक्ट है लाइक मैथ्स है, उसके अंदर अगर आप एमसीक्यू सॉल्व करने लगोगे तो आपका 1 घंटा 20 एमसीक्यूज में लग जाएगा, जो कि विच इज नॉट एट ऑल हेल्दी फॉर टाइम मैनेजमेंट। तो आप एक काम करो, सेक्शन डी से शुरू करो, ठीक है। केस स्टडी पे मैं जनरली इसलिए नहीं जाती क्योंकि सुबह सुबह ऐसा अभी अभी एग्जाम शुरू किया है, केस स्टडी मुझसे नहीं होती, तो मैं स्टार्टिंग करती हूँ सेक्शन डी से। सेक्शन डी के अंदर सारे लॉन्ग क्वेश्चंस किए, ठीक है। सारे लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर जितना टाइम जरूरी है उतना लगाना है, ज्यादा भी ओवरथिंक नहीं करना। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हो, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस के अंदर आपसे एलएचएस आरएचएस प्रूव नहीं हुआ तो उस क्वेश्चन को उस टाइमिंग के लिए छोड़ दो, वहां पर 1-2 पेज की जगह छोड़ दो। अगर आप बीच में एक आधा खाली पेज भी छोड़ दोगे किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, डोंट बी एनवायरमेंटलिस्ट, ठीक है। एक आधे पेज से कुछ नहीं होने वाला, आप उस पेज को छोड़ सकते हो वहां पर। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन अगर पहली बार में ना हो तो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे 10th क्लास में, स्पेशली जो लास्ट एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन नंबर 4, उसके अंदर आई थिंक 10 पार्ट्स है। तो वो जो क्वेश्चंस होंगे वो एक पर्टिकुलर स्टेप से आपको जाना पड़ेगा उस मेथड तक। आपका जो आंसर आएगा वो ठीक होगा, बट आपको एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस दिखाना होगा, तो उसके अंदर एक अलग प्रोसेस लगता है, ठीक है। एक अलग प्रोसेस आपको फॉलो करना पड़ता है। अगर उस टाइम पर आपसे उस प्रोसेस से नहीं हुआ तो छोड़ दो, क्वेश्चन में लास्ट में आना, उसके बाद आप किसी और प्रोसेस से ट्राई करना। उसके बाद फिर अगर आपने मान लो सेक्शन डी हो गया, उसके बाद आओ सेक्शन सी पे, सेक्शन सी भी हो गया, फिर आओ सेक्शन बी पे, सेक्शन बी तक हो गया, उसके बाद आप एमसीक्यूज पे नहीं आना, उसके बाद आना केस स्टडी के ऊपर, ठीक है। सेक्शन ए पर आओ, केस स्टडी करो, उसके बाद जाओ एमसीक्यूज पे। जो भी एग्जाम हो, मान लो इंग्लिश का हो, इंग्लिश के अंदर ऐसा होता है कि एमसीक्यू जो ग्रामर सेक्शन होता है, मैं ऐसा करती हूँ कि ग्रामर सेक्शन पहले, उसके बाद फिर राइटिंग, फिर लिटरेचर, उसके बाद फिर लास्ट में अनसीन पैसेजेस, क्योंकि अनसीन पैसेजेस बहुत अजीब से होते हैं तो मुझे ज्यादा समझ नहीं आते स्टार्टिंग में, बाद में बहुत दिमाग चलना शुरू हो जाता है ना, फ्लो फ्लो में तब हो जाते हैं वो। ऐसे नहीं होते कि आप स्टार्टिंग ही उन्हीं से करो, फ्लो नहीं बनता उस टाइम पे। हिंदी में भी ऐसा ही होता है। और अगर मान लो आपका पूरा एग्जाम खत्म हो गया, पहली बात तो आपको टाइम मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट, कुछ लोगों की टाइम मैनेजमेंट ऐसी होती है कि उनका पेपर 3 घंटे में नहीं होता। मेरे जैसे वो भी मिल्खा सिंह लोगों के लिए टाइम मैनेजमेंट ऐसे होती है कि हम 2 घंटे में पेपर करके बैठ जाते हैं, उसके बाद बचे 1 घंटे में हम क्या कर रहे होते हैं हमें भी नहीं पता होता। तो आपको ये करना है कि आपका पेपर इतनी भी जल्दी ना हो कि आपके पास उसके बाद बहुत ज्यादा टाइम रह जाए, क्योंकि उस बहुत ज्यादा टाइम में ना अक्सर मेरे जैसे लोग क्या करते हैं, ओवर थिंक कर करके बाद में आंसर्स जो ठीक आंसर होता है उसको काट के गलत कर देते हैं। तो अपने इंस्टिंक्ट्स पर ट्रस्ट करो, प्लीज करो। पहली बार में जो आंसर आपके दिमाग में है उसको एक बार लॉक कर लो अच्छे से, उसके बाद बाकी ऑप्शंस कंसिडर करना, ठीक है। ज्यादा अगर आपने उस क्वेश्चन के बारे में सोच लिया तो, जैसे मेरी दोस्त के साथ एक बार हुआ था, उसने एमसीक्यूज एक्चुअली ना मल्टीपल टाइम्स एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर सकते हो, 1 मार्क्स से होते हैं किसी को फर्क नहीं पड़ता, सीबीएसई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो ठीक होता है वो चेक करना होता है, तो आप एक एमसीक्यू को 2 बार अटेम्प्ट कर सकते हो। मेरी दोस्त के साथ क्या हुआ था, उसने एक एमसीक्यू 2 बार अटेम्प्ट किया, दोनों ऑप्शन गलत थे, क्योंकि उसने जो आंसर ठीक था ना उसको पहली बार में निगलेक्ट कर दिया कि ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। तो एक बार अच्छे से सोच लेना, अपने गट को ट्रस्ट कर लेना कि हाँ ये आंसर हो सकता है, ये आंसर है, ये मैं हर बात में गलत नहीं हूँ, मैं सही भी हो सकती हूँ, ठीक है। उसके बाद आपका एग्जाम हो गया, उसके बाद रिवीजन कैसे करनी है। रिवीजन हमारी मैंने कैसे की थी मैं बताती हूँ। एक पेंसिल लेनी है, उसके बाद फिर साथ साथ ना रिवीजन करते करते क्वेश्चन नंबर, मान लो आपने क्वेश्चन 32 से शुरू किया, क्वेश्चन नंबर 32 साथ साथ जो भी मेन पॉइंट्स होंगे, मैथ्स में आपको जरूरत नहीं होती ज्यादा अंडरलाइन करने की, एक्सेप्ट द मेन फाइनल आंसर, उसके अलावा कुछ बॉक्स अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं होती। बट इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स जो होते हैं, साइंस जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं, उनमें कीवर्ड्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। तो अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि ये वाली लाइन एनसीईआरटी के अंदर थी, कुछ असल लाइक मेमोरी के अंदर होता है ना कि ये तो एनसीईआरटी के अंदर था ही था, तो आपको उसको इस कीवर्ड को अंडरलाइन कर लेना है। साथ साथ इससे क्या होगा, रिवीजन भी हो जाएगी और साथ साथ कीवर्ड्स भी अंडरलाइन हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अब आपका एग्जाम खत्म हो चुका है, ठीक है, रिवीजन भी आपने कर लिया है। इतना ये होता है कि अगर आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है तो आप 3-4 बार रिवीजन कर लो आराम से, और ये आंसर मत चेक करना इस टाइम पर। इस टाइम पर ये चेक करना कि मैंने ये क्वेश्चन किया था किस मेथड से किया था, अगर मैं इसको किसी और मेथड से करूँ क्या मेरा आंसर सेम आएगा। अब इस चीज को चेक करोगे उस टाइम पर। अगर आपने एक बार में गलती से लिख दिया 4 + 4 16, तो आप एक बार ऐसे, कोई जज नहीं कर रहा आपको वहां पर, आप ऐसे काउंट कर लो 4 4 4 4 1 2 3 4 4 8 होते हैं, 16 नहीं होते, ठीक है। एक बार अच्छे से काउंट कर लेना, नहीं तो फिर आप स्क्वायर रूट ऑफ 4 + 4 को स्क्वायर रूट ऑफ 16 करके इक्वल्स टू 4 आंसर निकाल दो, ऐसा पता नहीं कब हो जाए, ठीक है। तो एक बार उसको ध्यान से कर लेना, कैलकुलेशंस को रीचेक कर लेना। और इंग्लिश के क्वेश्चंस के अंदर अगर आपके पास टाइम बचे, इंग्लिश और हिंदी में स्पेशली, तो आप एक्सट्रैक्ट्स, ग्रामर के क्वेश्चंस, और जिसमें भी चॉइस हो, मेरे को जितना आता था इंग्लिश के एग्जाम के अंदर मैंने दोनों एक्सट्रैक्ट्स किए थे, मतलब 2 एक्सट्रैक्ट्स और उसके बाद 2 एक्सट्रैक्ट्स अलग से, तो मैंने 4 एक्सट्रैक्ट्स किए थे टोटल। एंड मैंने ग्रामर सारी की थी, मैंने लॉन्ग क्वेश्चंस भी सारे किए थे, तो मुझे जितना आता था मैंने उतना कर दिया था सारा। तो अगर आपको कुछ आता है एक्स्ट्रा, कर दो, शो ऑफ कर दो, कोई बात नहीं कि मुझे आता है, एग्जामिनर को बताओ हम पढ़ के आया था, लेकिन इतना भी शो ऑफ मत करो कि अगर आपके पास चॉइस है एक डिफिकल्ट क्वेश्चन और एक इजी क्वेश्चन है, तो आप सोचो ये तो इजी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन करके एग्जामिनर को दिखाता हूँ। एग्जामिनर आपको पर्सनली नहीं जानता, ना उसको जानना है, उसको एक दिन में बहुत सारी शीट चेक करनी है, आपकी शीट कब बीच में आ जाएगी पता नहीं चलेगा। तो एक काम करो, डिफिकल्ट क्वेश्चन मत करो, इजी क्वेश्चन कर लो। एग्जाम इज नॉट अ प्लेस टू शो ऑफ, ठीक है। हम अगर हम बात करें चीटिंग की, वैसे चीटिंग नहीं करनी चाहिए, एथिकली गलत होती है, लेकिन फिर भी मान लो कि आपको चीटिंग के सिनेरियो के बारे में जानना है, ठीक है। तो हमारी क्लास में तो ऐसा था, वैसे नॉर्मली क्लासेस में क्या होता है 24 स्टूडेंट्स बैठते हैं और 3 सेट होते हैं जनरली, ठीक है, सेट 1 2 3। तो ओनली 8 स्टूडेंट्स होंगे ऐसे जो जिनके पास एक सेट होगा, ठीक है। तो आप और अदर 7 लोग चीटिंग कर सकते हो, अगर करनी हो, नहीं करनी वैसे, ठीक है। फिर मैं बता क्यों रही हूँ नहीं करनी तो, ठीक है।
अगर मतलब हमारे जो इन्विजिलेटर थे, पहले जो इन्विजिलेटर आए थे उसमें हमें चीटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी थी, और लास्ट में मैं एक दो स्टूडेंट्स को नोटिस किया था वो चीटिंग करने की कोशिश कर रहे थे, तो लास्ट वाले एग्जाम में हमारे इन्विजिलेटर ने मना कर दिया था कि चीटिंग नहीं करनी। बट मेरे दोस्तों ने ऐसा बताया जो दूसरे रूम्स में थे कि उनकी क्लास में चीटिंग होती थी और इन्विजिलेटर मना भी नहीं करते थे। तो वो आपके लक के ऊपर डिपेंड करता है, आपके सेंटर के ऊपर डिपेंड करता है कि सेंटर कहाँ आएगा, आपका लक कहाँ आएगा, ठीक है। और अब पोस्ट एग्जाम बात करते हैं। अब मान लो आप उस जंग को लड़कर बाहर आए एग्जाम रूम से, पहली बात क्वेश्चन पेपर को बैग में रख दो, क्वेश्चन पेपर को बाहर निकाल के डिस्कस करने की गलती मत करना। पहली बात, इससे स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है। जिस बेचारे इंसान का क्वेश्चन गलत होगा उसको अगले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा एंग्जाइटी हो जाएगी कि मेरा तो यहाँ पर भी ये गलत हुआ था, अब मैं क्या करूँ, ठीक है। तो उसको छोड़ दो। अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है कि आपका एग्जाम बहुत गंदा गया, तो बस एक इस माइंडसेट से अगले एग्जाम में जाना कि कोई बात नहीं, आप उस सब्जेक्ट को एक्सक्लूड कर सकते हो परसेंटेज में से। जैसे मैं अपना बताऊं तो मेरे साइंस का एग्जाम इतना खास नहीं गया था। पहले मेरी एक्सपेक्टेशन थी 95 प्लस आ जाएंगे, फिर मैं सोचा नहीं यार इतना भी अच्छा नहीं हुआ था, 90 प्लस आ जाएंगे। तो मैंने एक बार के ऐसा सोचा अगर 90 से बिलो भी आए मैं परसेंटेज से एक्सक्लूड कर सकती हूँ उसको, मेरे पास ये एक लिबर्टी है कि मैं 6 में से 5 सब्जेक्ट रख सकती हूँ, इंग्लिश कंपलसरी, तो मैं एक सब्जेक्ट को एक्सक्लूड कर सकती हूँ, तो मैं उसको कर दूंगी एक्सक्लूड, ठीक है। इतनी टेंशन नहीं लेनी किसी बात की। और सीबीएसई ने इस बार बहुत अच्छा रूल निकाला है सेकंड एग्जामिनेशन का। अगर आपका पहली बार में एग्जामिनेशन नहीं अच्छा गया तो सीबीएसई ने स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए ही निकाला है ये रूल, तो आप सेकंड एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हो। मैं एक इंसान को जानती हूँ जिसका मैथ्स का एग्जाम मतलब बहुत ऐसा छूट गया था, तो इतना अच्छा नहीं गया था, तो हमने उसको यही कहकर मोटिवेट किया था कि पहली बात सेकंड एग्जामिनेशन है, दूसरी बात आपको मैथ्स एक्सक्लूड करने की आपके पास लिबर्टी है, आप मैथ्स को एक्सक्लूड कर सकते हो परसेंटेज में से। तो अगर मैथ्स को एक्सक्लूड भी करोगे तो आपकी परसेंटेज सेम ही रहेगी, ठीक है। और रही बात एंजाइटी की, प्रेशर की, जो ऐसा रिलेटिव्स दबाव डालते हैं कि इतने तो आ ही जाएंगे, ऐसा वो इनडायरेक्ट बोलते हैं, डायरेक्टली नहीं बोलते कि इतने तो आने ही चाहिए, नहीं तो ऐसा कर देंगे, वो ताने मारते हैं सिर्फ। पर्सनल एक्सपीरियंस से मुझे बहुत ज़्यादा पता है, और आई थिंक सबको पता ही होगा कि कैसा प्रेशर होता है वो, एक वो फैमिली का प्रेशर, स्कूल का प्रेशर, सेल्फ प्रेशर, बहुत सारा प्रेशर होता है। तो बस इतना याद रखना कि बोर्ड के एग्जाम्स इतने डिफिकल्ट नहीं होते। हम जो थे हम बहुत खराब लोग थे, हमारी क्लास वाले। हमने ऐसा कैलकुलेट किया था, हमने टीचर से पूछा कि डिफिकल्ट एग्जाम्स कब कब आए थे। उन्होंने कहा पहला आया था 2017 में, उसके बाद आया था 2023 में, तो हमने कैलकुलेट किया 6 ईयर्स होते हैं। हमने सोचा अगला डिफिकल्ट एग्जाम आएगा 2029 में, तो 2027 वालों को, 2028 वालों को बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। और एक्चुअली में हमारे साथ तो ऐसा हुआ था कि 2026 में बहुत ईजी से एग्जाम्स आए थे, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जिन लोगों का मैथ्स का सेट 30/5/3 आया था, आई एम वेरी सॉरी फॉर देम, क्योंकि ऑनेस्टली वो सेट इतना भी अच्छा नहीं था जितना लग रहा था। हमारा सेट 3 बहुत अच्छा आया था, उनका सेट 3 जिनका नहीं आया था अच्छा, आई एम सॉरी फॉर देम, आई फील वेरी सॉरी फॉर यू। बट देन अगेन सेकंड एग्जामिनेशन है, और जब सीबीएसई डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर्स लॉन्च करता है तो उस टाइम पर मार्किंग भी बहुत ज़्यादा लीनियंट होती है, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके बाकी एग्जाम्स भी अच्छे गए होंगे, और अगर किसी को टेंशन हो रही है कि एग्जाम्स अच्छे नहीं गए तो ऑलवेज रिमेंबर देयर आर सेकंड एग्जामिनेशंस, ठीक है। और 10th क्लास का रिजल्ट इतना भी ज़्यादा मैटर नहीं करता जितना आप सोच रहे हो, तो इतना एंग्जाइटी में मत रहो। लेकिन अगर आप इस बात से ये सोचने वाले हो कि पढ़ेंगे नहीं, तो फिर ये बात गलत है, क्योंकि उसके बाद फिर आपको 4 बजे नींद सेक्रीफाइस करके 4 AM क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछने वाले हो कि उसके बाद ऑनलाइन बैचेस जो होते हैं, लाइक नेक्स्ट टॉपर्स का बैच है, एक्सपी हब का बैच है, मैंने आज तक कोई बैच अटेंड नहीं किया। जो हमारी क्लास की टॉपर है उसने भी नहीं किया, एंड हमारी क्लास के मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स ने नहीं किया ऐसा कोई बैच अटेंड। किसी के पास ऐसी कोचिंग नहीं थी, ऐसी ट्यूशन नहीं थी, किसी ने कोई ऑनलाइन बैचेस नहीं ले रखे थे। और जिन्होंने ले रखे थे, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से जो मैंने ऑब्जर्व किया था कि उन लोगों की परफॉर्मेंस एवरेज लेवल तक ही आई थी। जब तक आप क्लास में टीचर्स की बात नहीं सुनोगे ध्यान से, आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ोगे, तब तक आप कुछ भी देख लो, आप रेफरेंस बुक्स पढ़ लो, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, कुछ नहीं होगा। अगर आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, एनसीईआरटी बेसिक होती है, अगर आपने वो नहीं पढ़ी तो आपका एग्जाम अच्छा नहीं जा सकता, ये नेचुरल सी बात होती है। और अगर आपको ये लगता है कि आपके टीचर्स की बात नहीं सुननी तो आप गलत हो, क्योंकि टीचर्स एग्जाम दे चुके हैं, एग्जाम चेक कर चुके हैं, और बहुत सारे बच्चों को आज तक एग्जाम्स की गाइडेंस देते आए हैं, और उन्होंने रिजल्ट भी बहुत अच्छा लाया होगा। तो अपने टीचर्स की बात सुन लो, और प्लीज ज़्यादा टेंशन मत लो। अगले वीडियो में हम कुछ स्टडी टिप्स की बात करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे सब्जेक्ट फोकस वीडियोस भी आएंगी कि इस सब्जेक्ट के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, इस सब्जेक्ट के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। सो स्टे ट्यून फॉर दैट, एंड दिस वाज ऑल फॉर नाउ, बाय।